नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ में हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने बताया अधिकार क्षेत्र का मामला। कहा मिलनी चाहिए मुलाकात की अनुमति, गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले पर प्रधानमंत्री ने जताया संतोष, विदेश मंत्री ने बताई राहत की खबर। विपक्ष की भारत लाने की मांग, पाकिस्तान ने कोर्ट का अधिकार क्षेत्र नकारा। श्रीनगर में जीएसटी परिषद की बैठक, 1211 वस्तुओं में से 6 को छोड़कर सबकी दरें तय। बदलाव के साथ कानून लागू करने पर जम्मू कश्मीर तैयार। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की राय, काजियों को जागरूक करने की जरूरत। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का निधन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। नर्मदा के किनारे कल होगा अंतिम संस्कार। और आइए देखते हैं पहली खबर। कुलभूषण जाधव केस में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत को शुरुआती कामयाबी हाथ लगी है। कोर्ट ने अंतिम फैसला आने तक जाधव की मौत की सजा पर रोक लगा दी है और पाकिस्तान को सजा पर अमल न करने की जानकारी देने को भी कहा है। अदालत ने पाकिस्तान की दलील खारिज करते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को वो फैसला सुनाया जिसका पूरे देश को इंतजार था। अदालत ने भारत की दलील मंजूर करते हुए आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक कुलभूषण जाधव को फांसी न दी जाए। अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने यह फैसला सर्वसम्मति से दिया। Under the present circumstances, it is appropriate for the court to order that Pakistan shall take all measures at its disposal to ensure that Mr. Jadhav is not executed pending the final decision in these proceedings, and shall inform the court of all the measures taken in implementation of the present order. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान से कहा है कि वो कुलभूषण जाधव की सुरक्षा और मौत की सजा पर अमल न करने की जानकारी दे। अदालत के मुख्य न्यायाधीश रॉनी अब्राहम ने कहा कि अंतिम फैसला आने तक अदालत कुलभूषण जाधव के मामले पर नजर रखेगी। Any reservations contained in the declarations made by the parties under Article 36, paragraph 2 of the statute cannot impede the court's jurisdiction specially provided for in the optional protocol. Thus, the court need not examine these reservations. कोर्ट ने कहा कि वियना संधि में शामिल होने के कारण भारत की कॉन्सुलर एक्सेस की मांग को पाकिस्तान को स्वीकार करना चाहिए था। The acts alleged by India are capable of falling within the scope of Article 36, paragraph 1 of the Vienna Convention, which, inter alia, guarantees the right of the sending state to communicate with and have access to its nationals in the custody of the receiving state. विदेश मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले पर खुशी जताई है। हम इसे इस नज़रिए से देखते हैं कि श्री जाधव के जो अधिकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशंस का जो वायलेशन और श्री जाधव के अधिकारों का जो वायलेशन, उसका हनन जो पाकिस्तान ने किया, उसको सही करने की दिशा में ये पहला ज़रूरी कदम है। इससे पहले सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत और पाकिस्तान ने अपना अपना पक्ष रखा था। भारत ने कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया था। वहीं पाकिस्तान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई पर सवाल खड़े किए थे। पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की मिलिट्री कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद भारत ने कॉन्सुलर एक्सेस न देने को वियना संधि का उल्लंघन करार देते हुए सजा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में अपील की थी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी।
जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव की फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आए फैसले का सभी राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। बीजेपी ने इसे देश की जीत बताया तो कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान पर जाधव को सुरक्षित वापस भेजने का अब दबाव बनाया जाना चाहिए। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले से देश भर में खुशी का माहौल है। देश के तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। Person is allegedly accused. He has a right of effective defense. Because unless that right of effective defense is exercised, the proceeding doesn't inspire the confidence of fairness. अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अदालत का फैसला बाध्यकारी है और इस फैसले से तय हो गया है कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था। इस फैसले ने यह दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको जाधव जी को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी और मामला पूरी तरह से सुना जाए। बीजेपी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के मुताबिक इस फैसले से सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है। Compliment the team of our foreign mission and the foreign ministry led by Sushma Swaraj ji, because the commitment was given in the parliament that India will do everything to help Jadhav's case. इधर कांग्रेस ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान पर अदालत के फैसले का सम्मान करने का दबाव बनाना जरूरी है। इसका हम स्वागत करते हैं, पर अभी ये लड़ाई लंबी है। हम यही अपेक्षा करते हैं कि पाकिस्तान इससे एक संदेश लेगा और आने वाले समय के अंदर जो कहा गया अदालत के द्वारा उसको अमल करेगा। सीपीआई के डी राजा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब जाधव की सुरक्षित वापसी की कोशिशें होनी चाहिए। इट इज अ वेरी वेलकम डिसीजन given by International Court of Justice, and as a political party we all wanted Mr. Jadhav not to be hanged and not to be executed, and he must be brought back to the country. इस बीच महाराष्ट्र के पवई में कुलभूषण जाधव के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्थानीय लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को सत्य की जीत बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से नकार दिया है। पाकिस्तान का कहना है कि मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. और है कि आज के फैसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर एस.के. वर्मा जी हैं, सेक्रेटरी जनरल द इंडियन सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मैम, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला एक तरीके से सुनवाई के बाद जो टिप्पणी की और जो बात सामने आई भारत के पक्ष में है, क्या बड़ी बातें हैं कानूनी तौर पर जो इस पूरे मामले में भारत को आज इस स्तर पर लाई, यानी कि जीत के करीब पहुंचा दिया है? देखिए, ये मामला तो हम तो यही सोच रहे थे कि इसी तरह से डिसाइड होगा, क्योंकि वियना कन्वेंशन और प्रोटोकॉल जिसके कि हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों ही पार्टी हैं, ये तो उनको मान के चलना चाहिए कि उनको एक्सेस तो देनी ही चाहिए थी और कम्युनिकेशन की भी सुविधा देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दोनों ही ये राइट्स जो थे वो कुलभूषण जाधव को नहीं दिए, ना ही हमारे कौंसल स्टाफ को वहाँ दिया। तो इसलिए बेसिक जो ऑब्लिगेशंस थी पाकिस्तान ने उनको वायलेट तो किया, इसलिए ये तो आउटकम था। और दूसरा, उसका मिलिट्री कोर्ट में आप ट्राई कर रहे हो, फेयर आपने ट्रायल उसको दिया नहीं है,
तो बेसिक ह्यूमन राइट्स का भी आप वायोलेशन कर रहे हो, नॉट ओनली वीना कन्वेंशन, लेकिन उसके अलावा आप ह्यूमन राइट्स का भी वायोलेशन कर रहे हैं, जिसके कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही पार्टी हैं इंटरनेशनल कवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान की जो 2008 की फैसला है, जी मैम, जो 2008 की पाकिस्तान की दलील थी कि जो एक संधि साइन की थी, उसको नकारा क्यों? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने उसे नकारा क्यों? इसका रीजन समझना चाहूंगा मैं। क्या तथ्य है जिसके चलते भारत का केस ज्यादा मजबूत हुआ? देखिए ऐसा है ना कि वो तो बायलैटरल है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ है, वो हाउ कैन इट टेक ओवर द मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशंस? तो हम मतलब मल्टीलैटरल ऑब्लिगेशन मतलब मल्टीलैटरल ट्रीटी के हैं, और बायलैटरल में हमें कोई रेमेडी मिल नहीं रही। वहाँ ये ठीक है कि उनके विद इन वन मतलब वो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए मामले में दे आर नॉट ऑब्लाइज्ड एक्सेस देना और यह सब करना, लेकिन इन्फॉर्म तो करना चाहिए। और यहाँ पर तो बिल्कुल ही उन्होंने कोई भी टोटली सीक्रेसी में रखा और किसी को बताया भी नहीं कि क्या हो रहा है। तो मतलब वो 2008 की बायलैटरल ट्रीटी का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हम तो ये कहेंगे कि और जब ये पता है कि वो पाकिस्तान उसको कुछ कर ही नहीं रहा, तो हमारे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं, हम मल्टीलैटरल ट्रीटी को ही इन्वोक करेंगे, क्योंकि हम उससे बायलैटरल ट्रीटी को हमने साइन किया हम, लेकिन मल्टीलैटरल ट्रीटी से तो नहीं हटे ना, वो तो हमने वहीं रखी, मल्टीलैटरल ट्रीटी के हम पार्टी बने रहे ना। तो इसलिए मल्टीलैटरल ट्रीटी तो अपना काम करेगी, उसको तो हमको इन्वोक करना पड़ेगा। अगर बायलैटरल ट्रीटी में हमें नहीं मिल रहा, कोई भी रेमेडी नहीं मिल रही, तो हम मल्टीलैटरल ट्रीटी के अंदर जाएंगे। और दोनों ही स्टेट्स पार्टी हैं, कंपल्सरी ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है प्रोटोकॉल के अंडर, तो वो कोर्ट तो अपना अगर हम उसके पास जा रहे हैं तो उसको तो कुछ ना कुछ ऑर्डर तो करना ही है, और ऑर्डर इस सिचुएशन में इंडिया से अलग हो ही नहीं सकता था। काउंसिल एक्सेस को भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने माना कि मिलना चाहिए था। अब क्या इस आज की टिप्पणी के बाद इसके मायने क्या है? क्या मिले अब मिल सकता है आपको लगता है? और जब पाकिस्तान के एक मंत्री यानी कि उनके जो विदेश विभाग के एक अधिकारी उन्होंने कहा कि हेग का जो ये निर्णय है या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो उनके दायरे से बाहर है। क्या ना, देखिए ये तो कोर्ट ने कहा है ना कि आप जो भी मेजर्स लेंगे आपको कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, पाकिस्तान को ये कहा गया है ना। और उसमें वो उसको एक्सेस देंगे, उसमें मेरे हिसाब से मेरी जो इंटरप्रिटेशन कहती है कि उनको एक्सेस देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि वो पहला स्टेप ही वही है कि एक्सेस दें, उसको पता तो चले कि किस हालत में है, उसके बाद ही तो कुछ अगला स्टेप लिया जा सकता है, इंडिया लेगा। दूसरा एक पॉइंट मैम, आज की सुनवाई की बात, क्योंकि ये फैसला नहीं है बल्कि सुनवाई का एक पड़ाव है, आगे का प्रोसेस इस तरह के मसलों पर क्या होता है, खासकर अगर हेग की मैं सिस्टम को समझना चाहूँ तो? देखिए जनरल अभी तो इंटरिम ऑर्डर हुआ है। जनरली इंटरिम ऑर्डर भी कई कंट्रीज नहीं भी मानती, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज नहीं मानती। देखिए इतने 3 केसेस वीना कन्वेंशन के अंडर आए, यूएस ने तीनों में नहीं माना है ना। लेकिन इसमें जब मेरिट्स पर केस आएगा तो उस समय इंडिया को प्रूव करना पड़ेगा, मतलब मेरे हिसाब से उसको प्रूव करना पड़ेगा कि वो ईरान से पकड़ा गया, और मतलब वो एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो स्पाई था और वो टेररिस्ट था, तो उसके ऊपर भी ध्यान दे के चलना पड़ेगा। तो ये तो इंडिया के लिए एक उसको अपना केस इसमें बहुत मजबूत बना के चलना पड़ेगा कि ताकि फुल प्रूफ हो कि हम ये डिपेंड मतलब करें। अब पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि उसका पासपोर्ट था नकली था, जिसमें उसको पटेल या पाटिल करके वो पाकिस्तान से लिया हुआ है, जो कि हमारी तरफ से टोटली हम लोगों ने क्लेम किया है कि टोटली रॉन्ग है। तो इसको हमें फुल प्रूफ तरीके से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने प्रूव करना पड़ेगा। और क्योंकि देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो क्रिमिनल केसेस में अपील कोर्ट तो नहीं है, तो वो तो डिसाइड करेगा मेरिट्स पर कि भाई दोनों पक्षों का केस कितना मजबूत है। वो अगर पाकिस्तान प्रूव करता है तो वो पाकिस्तान के फेवर में जाएगा, इंडिया प्रूव कर लेता है अपना केस तो इंडिया के फेवर में आएगा। अभी तो मतलब पहला स्टेप है
कि एक्सिक्यूशन रोका जाए। जी जी। मान लीजिए कल को अगर हमारे फेवर में आता है और वो एक्सिक्यूट कर देते हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। और इस पूरे केस में तो ये चीज़ है ना कि इस समय हमें जी मैम, मैं एक और पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब आगे इसकी हियरिंग होगी तो आपने कहा कि कई सारे पॉइंट्स प्रूव करने पड़ेंगे दोनों ही पक्षों को। ये जो प्रोसेस है ये कितना लंबा होता है, और दूसरा इस तरह के प्रोसेस में जो साक्ष्य जुटाने या फिर मैं कहूँ कि फैक्ट को सामने लाने की कवायद है वो किस तरीके से प्रोसेस होती है, क्योंकि मामला किसी थर्ड कंट्री का है, पाकिस्तान ने गिरफ्तारी कहीं और दिखाई है, ऐसे में भारत उन तथ्यों को कैसे लाएगा? क्या तमाम विकल्प हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए ऐसा है ना कि थर्ड कंट्रीज़ को एविडेंस के तौर पर तो जनरली हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, उनके लोग वहाँ आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ईरान की बात करें तो वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से उसके एक जैसे ही रिलेशन है, और वो किसके पक्ष में बोलेगा, आएगा कि नहीं आएगा सामने, ये तो बड़ा कहना बड़ा मुश्किल है इस स्टेज पर। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और वो ईरान देने को राजी है तो वो हमारे लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और दूसरी बात ये है कि रिटन सबमिशंस भी होते हैं, ओरल सबमिशंस भी होते हैं, विटनेसेस भी होते हैं, और विटनेसेस को मतलब इंडिया और पाकिस्तान दोनों अपनी तरफ से पेश कर सकते हैं अपने पक्ष में। तो वो इन चीज़ों को लेते हुए देखेंगे, और उसके बाद हर जज जो है उसको अपने हिसाब से केस देखता है। फिर इकट्ठे जॉइंट मीटिंग होती है इनकी, उसके बाद ये अपने नोट्स एक्सचेंज करते हैं, फिर एक डिसीजन पर पहुंचते हैं। तो ये, और अभी सबसे बड़ी बात ये है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान का कोई जज नहीं है जी। अब उसमें उनको एड हॉक जज भी अपॉइंट करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा काम थोड़ा तो टाइम लगेगा, और ये केसेस कई बार तो कई साल ले लेते हैं, और कई मतलब 4-5 साल चलना, 3 साल चलना, ये तो बड़ी मामूली सी बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अगला जो पड़ाव है उसके लिए एक लंबा वक्त लग सकता है। देने के बाद 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। जी जी, चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मसले पर आपने तकनीकी पक्ष को सामने रखा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस तरीके से फैसले और सुनवाई होती है उस पर जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल पहली खबर में इतना ही। जीएसटी परिषद की बैठक में आज दरों पर अहम फैसला हुआ। पहले दिन की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने बताया कि करीब 1211 वस्तुओं में से 6 को छोड़कर सबकी दरें तय हो गई हैं। कल सेवाओं की दरों पर विचार होगा। परिषद ने 7 नियमों को मंजूर कर लिया है, बाकी 2 नियमों पर विचार हो रहा है। कल छूट वाली वस्तुओं पर भी विचार होगा। श्रीनगर में जीएसटी परिषद की 2 दिन की बैठक के पहले दिन वस्तुओं की कर दरों पर विचार हुआ। पीटीआई के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली की अगुवाई में हुई बैठक में 90% तक वस्तुओं पर कर की दरें तय हो गई हैं। हर दिन काम में आने वाली चीजों को 5% वाली श्रेणी में रखा गया है। कुछ राज्यों ने रेशमी धागे, पूजा सामग्री और हथकरघा सामानों पर छूट की मांग की। जीएसटी के अंदर 5, 12, 18 और 28% की दरें तय की गई हैं। There are different categories, particularly the luxury vehicles will attract the cess also which goes into the compensation pool. So depending upon the size and this, there is a detailed, when the items are released to you on the net, you can go through those. इस बीच जीएसटी को जम्मू कश्मीर में लागू करने पर भी चर्चा हुई। राज्य सरकार के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विशेष व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में जीएसटी को लागू करने के लिए बदलाव का वादा किया। राज्य के वित्त मंत्री हसीब दारवू ने कहा कि जीएसटी से जम्मू कश्मीर को फायदा होगा। स्टेट्स जो इंपोर्टिंग स्टेट्स हैं जैसे जेएंडके है, उनको काफी फायदा होगा। हमें अपनी जगह ये एस्टीमेट है कि जीएसटी से 1500 से 2000 करोड़ तक हमको टैक्स रेवेन्यू में फायदा आएगा। आम आदमी के लिए प्राइसेस बहुत कम हो जाएंगे इस अगले 3-4 साल में। जीएसटी को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इससे पूरे देश में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू की जाएगी। इससे वर्तमान के 16 तरह के कर खत्म हो जाएंगे। जीएसटी को सबसे पहले 1954 में फ्रांस में लागू किया गया था। रूस ने इसे 1991 और चीन ने 1994 में लागू किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 6 दिन तक सुनवाई कर सभी पक्षों की दलीलें सुनी। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ छुट्टियों के दौरान इस मामले की सुनवाई कर रही थी।
तीन तलाक के कानूनी पहलू पर चल रही सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो गई है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। छठे दिन की सुनवाई के दौरान ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर दोहराया कि निकाह कराने वाले काजियों को तीन तलाक के समय निकाहनामे में शर्त डालने के बारे में जागरूक किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर निकाहनामा है और निकाहनामा में जो भी सही जितनी बातें आप लोग चाहते हैं वो निकाहनामा में लिख क्यों नहीं देते हैं, और अगर ऐसा निकाहनामा आप बनाते हैं और उसको सभी काजियों को भेजते हैं जो विवाह कराते हैं, शादी कराते हैं, तो फिर ये जो कुंठा है महिलाओं की, कुछ महिलाओं की कुंठा है, वो दूर हो सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने इस तर्क को खारिज किया कि तीन तलाक को अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि यह सदियों से चला आ रहा है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि तीन तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं था और इसे जारी रखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अगर तीन तलाक को अवैध करार दिया जाता है तो मुसलमानों में विवाह और तलाक के लिए नया कानून बनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। यूपी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधरती नहीं दिख रही। अपराध बढ़ रहे हैं और जनता परेशान है, तो विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे और जल्द ही यूपी के हालात सुधरेंगे। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर लगातार परेशानियों का सामना कर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को 67 आईपीएस अफसरों के तबादले किए। मथुरा में दोहरी हत्या और लूट के मामले में थाना प्रभारी समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन इसके बावजूद अपराध थमते नहीं दिख रहे। घटना में अपर्याप्त पुलिस व्यवस्था और लापरवाही के चलते अब प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निलंबित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है और इसके पूर्व चौकी प्रभारी और दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर आवश्यक कार्रवाई की गई। गुरुवार को मेरठ के किठौर इलाके में बदमाश कई घरों में डकैती डालकर फरार हो गए। मेरठ में ही बुधवार को एक पार्षद को गोली मारी गई थी, जिसकी मौत हो गई है। आजमगढ़ में एक प्राचीन मंदिर से लाखों की कीमत के जेवरात चोरी का मामला दर्ज कराया गया। अमेठी के मुसाफिर खाना में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। आगरा में 3 दिन से लापता एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका मिला, जबकि उसकी पत्नी अभी भी लापता है। शामली में सरेराह छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने एक महिला की जमकर पिटाई की। मुरादाबाद सिविल लाइंस में बदमाशों ने घर में घुसकर 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ और मारपीट की। हिमगिरी कॉलोनी की 2 लड़कियां हैं जो स्टूडेंट हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 2 लड़के उनके घर आए, उनसे छेड़छाड़ किया और मारपीट करने की कोशिश भी की। जब उन्होंने शोर मचाया तो कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए, जिससे वो भाग गए। इस बीच विपक्ष ने बिगड़ते हालात के लिए एक बार फिर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आज उत्तर प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है, आज उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में हमने देखा, आपके बारे में आपको ज्यादा जानकारी है, हमसे ज्यादा जानकारी है, हमसे ज्यादा आप लोग को सूचनाएं हैं। आज हाहाकार मचा हुआ है। इधर मथुरा में व्यापारियों की हत्या का खुलासा न होने से नाराज परिजन बुधवार रात को भूख हड़ताल पर बैठ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली में आज तड़के उन्हें दिल का दौरा पड़ा, उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। उनके सम्मान में आज राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहा। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। अनिल माधव दवे के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने गहरा दुख जताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने अनिल माधव दवे के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई हस्तियों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनिल माधव दवे के निधन को निजी नुकसान बताया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि अनिल माधव को एक समर्पित जनसेवक के रूप में याद किया जाएगा। Very quiet, very simple,
very articulate, and above all, the finest human being. It's a great loss to the government, to the party, to the people of the country, particularly people of Madhya Pradesh. उनके निधन से हमने एक कुशल संगठक, नदी संरक्षक, पर्यावरणविद और एक ऐसा नेतृत्व जो देश के लिए समर्पित था खोया है। उनका जाना देश की, प्रदेश की अपूरणीय क्षति है। विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अनिल माधव दवे के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया। मैं उनके निधन पर मुझे दुख भी है, अफसोस भी है, और उनकी उम्र भी कुछ नहीं थी, तो इस आघात को सहने की ताकत उनके परिवार को मिले, इसकी मैं कामना करता हूं। हम लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो शोक संतप्त परिवार है और उनके जो ईस्ट में निकट के लोग हैं, उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति दे। अनिल माधव दवे मध्य प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सदस्य थे। राज्य ने उनके सम्मान में 2 दिन का शोक व्यक्त किया है। नर्मदा के तट पर शुक्रवार को उनका अंतिम संस्कार होगा। पर्यावरण मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को अभी 1 भी साल पूरा नहीं हुआ था। वो ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम के सदस्य भी थे। नर्मदा नदी बचाओ अभियान में अनिल माधव ने बहुत काम किया। 6 जुलाई 1956 को उज्जैन के भदनगर में जन्मे अनिल माधव दवे को हमेशा जुझारू लोक सेवक के तौर पर याद किया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।